उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर या कोई बाइट नहीं देखी। वो कहाँ है मुझे ये भी नहीं मालूम है। केंद्र सरकार या बीजेपी के वरिष्ठ नेता या हाई कमान उनसे संपर्क में है भी या नहीं, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं आई है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत के लिए, बेहतर विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही है, विपक्ष जो है बड़ा खुश है, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है तो खुशी मना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये जीते हम हैं, उछल ये रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई खुशी मनाने जैसी कोई बात है? क्या खुश होना चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में इस इलेक्शन का जो एक संदेश है, जो मैंडेट है जी, जिसे जनादेश कहते हैं, वो ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता में थी, यानी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा होता है 272, उसके आगे थी। और उसने इस बीच में 10 सालों में अपने एलाइज की भी परवाह नहीं की। अपने उसके जो 2 ट्रस्टेड एलाइज थे, शिवसेना और अकाली दल, दोनों छोड़ करके चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब जो चुनाव नज़दीक आया, उन्होंने 36 दलों का एनडीए रिवाइव किया और उसमें 26 दल ऐसे थे जिनका एक भी सांसद या विधायक नहीं था, लेकिन एक मैसेजिंग के लिए उन्होंने ये किया। और अब इस चुनाव का नतीजा, क्योंकि बीजेपी 240 के आसपास आकर के रुक गई है, तो जाहिर है कि वो खुद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अपने सहयोगियों पर आश्रित होना पड़ रहा है और ये सहयोगियों के लिए एक बार्गेनिंग पावर देता है। अपोजिशन के लिए इसलिए खुशी का मौका है कि वो उसकी तादाद जो कम थी पिछली बार, वो उससे करीब 100 सीटें ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब आप देखेंगे कि सदन में यानी लोकसभा में विपक्ष की भी एक धारदार भूमिका रहेगी, क्योंकि जो पिछली बार 350 सीटों के आसपास एनडीए अलायंस की संख्या थी, तो बावजूद इसके कि 200 के करीब लगभग विपक्षी सांसदों के लिए जगह थी, मगर वो स्कैटर्ड था एक तो अलायंस विपक्षी दल, और वो इस स्थिति में नहीं थे कि सरकार के ऊपर अंकुश लगा सके, हमला कर सके, जो विपक्षी दलों की भूमिका होती है। और ये भी है कि बहुमत के आंकड़ा से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है एनडीए, तो संभावनाएं इस बात की भी बनती हैं कि ये सरकार वल्नरेबल है। आने वाले किसी भी समय में ये गिर भी सकती है, क्योंकि वाजपेयी जी की जो सरकार थी 1 वोट से गिर गई थी और 3 बार उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया था और गठबंधन धर्म को निभाया भी था। तो नरेंद्र मोदी के लिए इस बार ये भी चुनौती होगी कि जो गठबंधन सरकारों का धर्म है वो निभाएं, क्योंकि उन्हें आज तक, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों या 10 साल प्रधानमंत्री, गठबंधन का दबाव उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। आपने गठबंधन की बात की। उनके गठबंधन के 2 सहयोगी नीतीश कुमार और नायडू जी जो हैं, जिनके ऊपर इस बार किंग मेकर जिन्हें देखा जा रहा है। सर, एक तस्वीर आई कि नीतीश कुमार जो हैं तेजस्वी यादव के साथ हवाई जहाज़ में बैठकर पटना से दिल्ली आए, और पटना से दिल्ली आने में 2 घंटे का समय भी लगता है। 2 घंटे का समय लगता है तो 2 बड़े नेता जब आपस में बैठे हैं तो सियासत की बातचीत हुई ही होगी। तो कह सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार आने वाले समय में कभी जो है, उनका इतिहास भी यही कहता है, इधर उधर होते रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार उधर की तरफ चले जाएं और विपक्ष को एक मौका मिल जाए सरकार बनाने का? अब मुझे नहीं मालूम कि हवाई जहाज़ के सफ़र में क्या बात हुई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही कि उनके अंदर ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुए, और क्योंकि और भी लोग थे तो जाहिर है कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई होगी, और वो भी ऐसे समय में जब वो एनडीए की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, और तेजस्वी इंडिया अलायंस की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, और अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है कि इसमें वो लोग एक हो सकते। लेकिन जैसा आपने खुद ही कहा कि नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू दोनों का ये इतिहास रहा है कि वो पलटी मारते रहे हैं, अदलते बदलते रहे हैं, तो ऐसे में संभावना है। अभी तो इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि वो हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। तो नीतीश कुमार क्या हासिल करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, और चंद्रबाबू नायडू भी।
और यहाँ ये भी कि दोनों के बीच में निजी तौर पे भी काफ़ी तलखी रही है, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में, और नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू में। और पुराने वीडियोस अब सरफेस पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर वायरल हो रहे हैं, वो जिसमें वो बताते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस थे। तो ये इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फाइटिंग फॉर द पाउंड ऑफ फ्लैश। हर व्यक्ति गठबंधन का जो भी एक से ज़्यादा जिसकी संख्या है, जैसे चिराग पासवान 5 सांसदों की पार्टी है और वो अपने चचा को रिप्लेस कर करके बने हैं, उसी तरह से और भी जो छोटे मोटे दल हैं, जयंत चौधरी का अजीत RLD है, ये लोग भी कोशिश करेंगे कि सरकार की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा प्रधानमंत्री पर और उनकी सरकार पर कि अभी तक वो जिस तरह से अपनी मनमानी करते थे या अपना एजेंडा चलाते थे या जहां चाहते थे सरकार गिरा देते थे, वो शायद अब ना कर पाए। इसलिए मैं भारतीय लोकतंत्र को सलाम करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने एक बहुत ही मैच्योर मैंडेट दिया है कि एक अंकुश सरकार के ऊपर रहेगा। सर, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम राजनीतिक घटनाओं को आपने कवर किया है, तो जब भी ऐसे हालात बनते हैं कि हमें सरकार बनानी है और जो हमारे दो सहयोगी हैं उनको विश्वास में लेना है, और जो दो सहयोगी होते हैं वो बार्गेनिंग की स्थिति में होते हैं, तो किस लेवल की बार्गेनिंग होती है, कैसा माहौल होता है, किस तरह की बातचीत होती है, आपका क्या अनुभव है? देखिए, मैंने 80 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 4 दशक से ज़्यादा का तजर्बा है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी या राजीव गांधी, तो उनके साथ बड़ा प्रचंड बहुमत था, 350 या 400 से भी ऊपर राजीव गांधी को मिली थी सीटें। तो तब अपोजिशन का कोई रोल नहीं था और वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं थी उस पार्टी। लेकिन 89 के बाद जब राजीव गांधी की चुनाव में हार हुई और VP सिंह राइट और लेफ्ट दोनों की मदद से प्रधानमंत्री बने, यानी बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों की समर्थन से, तो उनके ऊपर दबाव था गठबंधन सरकार चलाने का। और उनकी अपनी भी सरकार जो थी वो 3-4 दलों के गठबंधन से बनी थी, उसमें TDP भी शामिल थी, उसमें DMK भी शामिल था, उसमें कांग्रेस अर्स भी शामिल थी। तो वो 1 साल में गिर गई वो सरकार। फिर चंद्रशेखर की सरकार बनी, वो भी एक मायने में गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस के समर्थन से बनी, 6 महीने में गिर गई। फिर देवेगौड़ा की सरकार बनी 1996 में, वो 1 साल में गिर गई। और फिर उनके दूसरे सहयोगी थे इंद्र कुमार गुजराल, वो प्रधानमंत्री बने, वो भी 1 साल में गिर गई। और वाजपेयी जी का हमने देखा कि वाजपेयी जी की पहली बार सरकार 13 दिन में गिरी, दूसरी बार 13 महीने में गिरी, और तीसरी बार वो 6 साल चली। तो जब 13 महीने में गिरी तो 1 वोट से गिर गई, जयललिता की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन वाजपेयी जी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही मजे हुए सियासतदान थे, और उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जो एलाइज पार्टनर हैं उनकी ज़्यादातर जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। और उनके जो 3 कंटेंशियस इश्यूज थे जो कि पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा होते थे, यानी आर्टिकल 370 और अयोध्या में राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उन्होंने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो ही नहीं होगा और ये 3 जो कंटेंशियस इश्यूज हैं ये हम बैक बर्नर पे रख देंगे। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग आए थे, और आज भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भाई सेक्युलरिज्म जो है वो कोर है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी साहब जो पिछले 10 वर्ष से हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे थे, और इस चुनाव के दौरान भी उन्होंने ब्लेटेंट तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, वो शायद अब ना चला पाए। अच्छा, इस बार जो है ये 2 सहयोगी दल हैं, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, तो इन दोनों की क्या बड़ी मांगे हो सकती है? देखिए, दोनों की अभी अपीरेंटली तो मांग यही है कि स्पेशल पैकेज अपने दोनों राज्यों का दर्जा, और उसके अलावा जाहिर है कि वो सरकार में हिस्सेदारी चाहेंगे। कुछ व्यक्तिगत डिमांड भी। अब नीतीश कुमार का पिछला एक्सपीरियंस इनके साथ ये है कि वो पिछली बार सरकार में शामिल नहीं हुए थे, और फिर बाद में उनके एक मंत्री शामिल हुए RCP सिंह, और फिर वो आउट भी हो गए। तो चंद्रबाबू नायडू ने पिछली बार वाजपेयी सरकार में अपने सहयोगी GMC बालियोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था, कुछ मंत्री भी बनाए थे। उनकी मांग ये भी हो सकती है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार खुद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप चाहते हैं, और ये भी कि वो बिहार में अब ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे क्योंकि BJP का वहाँ बहुमत बनता जा रहा है, और वो चाहेगी कि अपनी सरकार हो। तो ये सारे पेच हैं। इसमें नीतीश कुमार अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनके सहयोगी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हुआ
तो फिर सरकार गिरने की स्थिति है। सर लंबा अरसा हो गया हमने उप प्रधानमंत्री नहीं देखा, तो क्या हम ये मान सकते हैं क्या कि इस बार जो है भारत को उप प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और गठबंधन की राजनीति और ज़्यादा संभावनाएं पैदा करती है, इसलिए इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वाजपेयी जी के पास अडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का दबाव नहीं था। वो उन्होंने उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए, वो सहयोगी नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के नेता थे, लेकिन बनाया था। वीपी सिंह ने देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया था, उन पर दबाव था। और बाकी तो अभी हमने नहीं ऐसा इस तरह का देखा है कि उप प्रधानमंत्री कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं होती है, उसकी शपथ जो है वो मंत्री के तौर पे ही ली जाती है और उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे और फिर बाद में देवीलाल और अडवाणी जी हुए हैं। ठीक है। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव क्या कहता है? दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ तबका ये कह रहा है कि इस बार जो है लोकतंत्र बच गया, और एक तबका ये कह रहा है कि भाई सरकार कोई भी बने केंद्र में, लेकिन केंद्र की सरकार मजबूत होनी चाहिए, अपने दम पे होनी चाहिए, ताकि वो फैसले ले सके, निर्णय कर सके। तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे कि भाई सरकार ये ठीक है, या फिर अकेले जब बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाती थी वो ठीक था? देखिए, मुझे गठबंधन सरकारों का दौर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सरकार के मुखिया के ऊपर एक डर रहता है, और अगर आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है अपने बलबूते पर, तो आप मनमानी करने लगते हैं, वो ऑटोक्रेसी की तरफ और तानाशाही की तरफ जाता है। और ये हमने इंदिरा गांधी के दौर में देखा कि वो जब पूरी तरह से सत्ता पे काबिज थीं और उनका बहुमत था, तो उन्होंने 19 महीने इस देश में आपातकाल लगा दिया, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। और हमने राजीव गांधी का भी दौर देखा कि उन्होंने भी अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा और अपनी मनमानी की, और उनको भी जनता ने सबक सिखाया कि जो 410 सीटें जीत करके आए थे वो 200 से भी नीचे चले गए जब चुनाव हुआ तो। और यही हमने नरेंद्र मोदी साहब का कि 10 साल का इनका निरंकुश शासन रहा, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा। और ऐसे में अब और इस बीच में उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह की पॉलिटिक्स की, डिविसिव पॉलिटिक्स की, एक ब्लेटेंट एजेंडा चलाया, मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा, उस पर चुनाव भी जीतने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। और अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, आइन, हमारे संविधान की जो रूह है कि ये देश सबका है और सबको ही इस देश में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते तो ज़रूर है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वो सबका साथ ले तो रहे लेकिन दे नहीं रहे। यानी उनके 400 सांसदों में से आज तक, अभी जो पिछली लोकसभा थी उसमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी ईसाई नहीं, और एक गलती से सिख। तो इसे आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो मैंडेट ये है कि आपका जो आपकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जिसे 100 साल पूरे होने वाले हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो टेक्निकली अब इस मैंडेट के बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं भारत की जनता को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मैच्योर मैंडेट दिया है। वो कोई बहुत सोच समझ के नहीं दिया, मतलब आप अलग अलग कारण हो सकते हैं बीजेपी के हार के भी और जीत के भी, लेकिन जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया उसने ये बता दिया है कि अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो आपकी सरकार चलाना मुश्किल होगा और सहयोगी आपको खींचेंगे और अपना हिस्सा मांगेंगे। और अगर आप उनको गुड ह्यूमर में रखेंगे, जैसे वाजपेयी जी ने रखा 6 साल तक, तो आप लंबे अरसे तक चला सकेंगे। लेकिन माइंडेड कि वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी बाद के 5 सालों में, लेकिन आखिर में इस देश के गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को लगा कि ये सरकार उनके हितों की बात नहीं कर रही है, तो उन्होंने वाजपेयी के खिलाफ मैंडेट दे दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला वाजपेयी जी ने कहा सत्ता से जाते हुए कि हम क्यों हारे ये तो हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती है उसे पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस तैयार ही नहीं थी, ना उसका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, ना वो फील गुड और इंडिया शाइनिंग हो रहा था। और लेफ्ट के सपोर्ट से और एलाइज पार्टनर की वजह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, जिनके बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोचता था कि वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और उन्होंने 10 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो इसलिए ये एक कॉशियस अप्रोच है भारतीय मतदाता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके
गृह मंत्री अमित शाह के लिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सभी राजनीतिक दलों को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अभी वायरल हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के भी वीडियोस और नीतीश कुमार के भी, जिसमें दोनों एक दूसरे को बदतर शब्दों में याद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है कि समर्थन लेना। कल नतीजे पूरे आए नहीं थे कि प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन कर दिया और उधर नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई और इसीलिए आज लोग आए हैं। और अभी उन्होंने एक फ़ोटो छपवाया है जो कल का शायद अखबार का फ्रंट पेज फ़ोटो बनेगा, उसमें कई पुराने एलाइज नहीं हैं और नए एलाइज हैं। तो क्योंकि आज उनकी ज़रूरत है जो मैटर करते हैं, जिनके 1, 2, 4, 5, 10, 20 सदस्य लोकसभा में हैं। तो 240 पे रुकी हुई है बीजेपी की गाड़ी, 272 का आंकड़ा, और उसको कंफर्टेबली 300 तक करने में उन्हें इन 10-15 सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके रहमो करम पर भी रहना पड़ेगा। मुझे लगता है सर कि अगर नेताओं के पास एक ऐसी पावर होती कि आप अपने पास्ट में जाकर कोई एक काम कर सकते हैं तो जाके सबसे पहले अपने पुराने बयान डिलीट करते हैं। बयान तो डिलीट नहीं हो सकते, लेकिन कोर्स करेक्शन ज़रूर हो सकता है। आपकी अप्रोच कि भाई ठीक है, फॉरगेट द पास्ट, 10 साल को भूल जाइए, हमने क्या बर्ताव किया, आपने हमारे साथ, हमने आपके साथ। लेकिन आइए, अब स्वागत है, फॉरगेट द पास्ट, वेलकम द फ्यूचर। सर एक चीज़ हमने देखी कि महाराष्ट्र में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है खराब रहा और देवेंद्र फडणवीस ने उसे स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन भाजपा को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यूपी में हुआ है। तो क्या हम कहें कि एक संकेत है कि योगी आदित्यनाथ को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की? चुनावी नतीजे आने को अब 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया। इस बीच मैंने किसी चैनल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर या कोई बाइट नहीं देखी। वो कहाँ है मुझे ये भी नहीं मालूम है। केंद्र सरकार या बीजेपी के वरिष्ठ नेता या हाई कमान उनसे संपर्क में है भी या नहीं, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं आई है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि फडणवीस का इस्तीफा दिलवाया गया है ताकि योगी जी पर एक दबाव बनाया जा सके और ये उनसे भी कहलवाया जा सके कि इतनी बड़ी हार हुई है जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसके लिए वो इस्तीफा दे। क्योंकि आपको याद होगा कि इस चुनाव के दौरान ये चर्चा उत्तर प्रदेश में काफ़ी चली थी कि अगर नरेंद्र मोदी 350 से ज़्यादा की संख्या के बहुमत से आ जाते हैं और 400 पार कर जाते हैं गठबंधन के साथ, तो पहला काम वो योगी जी को हटाने का करेंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश में मैं जब घूम रहा था तो योगी वर्सेस मोदी की भी चर्निंग सुनाई दे रही थी और बहुत जगह, और उसमें एक बड़ा रोल अदा किया पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने, गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश, कि जिसमें ठाकुरों के बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और उसके चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में ठाकुरों की एक पंचायत हुई जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए और जिसमें फैसला किया गया कि बीजेपी अब ठाकुरों के हित नहीं साध रही है, योगी को कमज़ोर किया जा रहा है। गाज़ियाबाद में वीके सिंह का टिकट काट दिया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिवाय मुरादाबाद को छोड़ करके किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया। तो अब इसलिए हम बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि वो मैसेजिंग भी काफ़ी हुई उत्तर प्रदेश में। और दूसरे कुछ और कारण भी बन गए, बेरोज़गारी का, संविधान बचाने का, महंगाई का, उससे कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई है और कुछ जगह उसको फ़ायदा भी हुआ है। जैसे उनकी जो फ्री बीज की स्कीमें थीं, फ्री राशन, मकान और बाकी चीज़ें, तो महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया। तो जो 36-38 सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीती हैं उसमें इन योजनाओं का भी एक असर है। लेकिन अगेन यूपी में भी यही मैंडेट है कि राम मंदिर आपने बना लिया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लीज़ अब इनफ इज़ इनफ, ये हो गया, अब विकास की बात कीजिए, अब आप धार्मिक भावनाओं को बनाने की कोशिश मत कीजिए। चूँकि सर जहाँ पर राम मंदिर बना है अयोध्या में, फैजाबाद की सीट तो भाजपा हार गई और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसके आसपास की जो सीटें, जो 100 किलोमीटर के दायरे में भी जो है भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई।
जी। तो मतलब कि इस बार जनता ने राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर जो बड़ा मुद्दा इनके जो मैनिफेस्टो में आप कह रहे हैं ना शुरू से रहा करता था, जी। तो जनता ने उस पर भी मतलब ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि ठीक है मंदिर बन गया, बात खत्म, अब इसके आगे बढ़िए और आप हमें क्या दे रहे हैं। जो पर्चा लीक का मामला है, नौजवानों की बेरोजगारी का मामला है, और ये संविधान बचाने का, पिछड़े और दलितों में जिनको के 2019 और 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने अप्रोप्रिएट कर लिया था। यूपी में मंडल वर्सेस कमंडल कहा जाता था और बिहार में, लेकिन यूपी में वो मंडल ख़त्म कर दिया था। अनुप्रिया पटेल पिछड़ी दलित पार्टी की नेता हैं, वो उनकी सरकार में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश में भी शामिल हैं। सुहेल राजभर पार्टी वो उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल है और गठबंधन का हिस्सा है। तो बावजूद इसके जो कुर्मी, कोयरी, लोधी और यादव तो पहले से था ही समाजवादी पार्टी के साथ, पासी, ये इकट्ठा हुए, निषाद, मल्ला, और इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। और वो उन पर, वो जो बीजेपी का ट्रेडिशनल एक हिंदू वोट बैंक होता था वो काम नहीं किया। जैसा भी आपने कहा, फैज़ाबाद कमिश्नरी में मुझे कल ही मेरे एक मित्र वहाँ से बता रहे थे कि अमेठी और रायबरेली तो खैर कांग्रेस जीत ही गई, बाराबंकी में पीएल पुनिया का बेटा कांग्रेस पार्टी से जीता है, और अकबरपुर बराबर की सीट जो अयोध्या से लड़ी हुई है, वहाँ से लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं, और अयोध्या फैज़ाबाद से लल्लू सिंह चौहान जो 10 साल से सांसद थे वो चुनाव हार गए। और उसके बराबर में ही नृपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर के इंचार्ज थे, उनका बेटा चुनाव हार गया लोग श्रावस्ती से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा तो उसके हीरो थे उस पूरे मंदिर निर्माण के, वो सारे इंटरव्यूज उनके। और सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात जो है भाजपा का आलाकमान भी समझ गया है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब कल संबोधन दिया अपना, तो जय श्री राम उनके नारे से गायब था, जय जगन्नाथ से उन्होंने कहा था। तो क्या अब ये भी इसी का असर है कि उड़ीसा में बढ़िया मिला, खूब वोट मिले, यूपी में नहीं मिले, राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं किया, तो उन्होंने अपना नारा बदल दिया, जय श्री राम की जगह जय। मुझे लगता है कि सिंबॉलिकली उन्होंने एक कोशिश की उड़ीसा को एक मैसेज करने की, क्योंकि जय श्री राम का तो नारा लगता ही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने उसको अंडरलाइन किया, जय जगन्नाथ का नारा लगा के। और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि उनके सहयोगी संबित पात्रा ने उनको मुश्किल में डाल दिया था कि वो तो भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हैं। तो हालांकि उस बयान को उन्होंने बाद में बदला और वो पुरी से जीत के आए अच्छे मतों से इस बार, और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंडेट ये है कि अब बहुत कोई ये जो भावनाएं पैदा करने वाले विषय हैं, विकास पे अब बात होनी चाहिए, विकास पे बात होगी, इसीलिए पैकेज की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी, और बाकी राज्य भी करेंगे। विपक्ष सर कैसा लड़ा इस बार, आप कैसा देखा आपने उसको? क्या मतलब 2000 अगर बात करें 14 की और 2019 की बात करें, अब 24 की बात करें, तो 2019 का विपक्ष बना 2024 का विपक्ष, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 2014 में तो धराशायी था विपक्ष, एक तरह से उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया था। मनमोहन सिंह ने रिटायरमेंट की घोषणा कई महीने पहले कर दी थी, और कांग्रेस पार्टी इस टेम्परामेंट के साथ चुनाव लड़ी कि इस बार हम सरकार नहीं बनाएंगे और विपक्षियों को ही बना लेनी चाहिए। लेकिन उसका नुकसान उनको हुआ कि नरेंद्र मोदी ने अपने बलबूते पर मेजॉरिटी ले ली, 282 सीट से लेकर के वो आए थे पहली बार, और फिर पुलवामा, बालाकोट, जो भी कहिए राष्ट्रवाद, उसके बाद उनको और ज़्यादा बहुमत मिला, 303 सीटें लेकर के आए। तो कांग्रेस पार्टी की संख्या 2018 में जितनी थी उससे भी कम हो गई 2019 में। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी उस संख्या को जो 50 के नीचे थी अब बढ़ा करके 100 तक ले आए हैं, लगभग 100 के आंकड़े तक टच कर रहे हैं। तो विपक्ष की संख्या कांग्रेस पार्टी की बढ़ी है, जो उसकी लीडिंग पार्टनर है, लीडिंग अलायंस है, और उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे वाली, या शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके स्टैलिन की पार्टी, बहुत सारी सीटें लेकर के आई है, 39 सीट्स ऑलमोस्ट सब उन्होंने जीती हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत शानदार जीत के साथ आई हैं, और जो अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, मगर फिर भी दोनों ही लड़े हैं, वहाँ बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। तो और छोटे छोटे दल जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उनके अंदर एक थोड़ा विश्वास बढ़ा है। और ये भी है कि जैसे
ब्रिटेन में सिस्टम है कि एक शेडो कैबिनेट और शेडो सरकार होती है कि इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, तो वो उसकी एक तस्वीर झलकती हुई नज़र आ रही है। और विपक्ष कोशिश करेगा इस सरकार को घेरने की, तो करेगा ही, और ये भी चाहेगा भविष्य में भी अपनी संभावनाएं तलाशेगा कि अगर सरकार गिरती है तो हम फिर तैयार वो और जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इतिहास है वो आते जाते रहे हैं, इंडिया अलायंस से उन्हें कोई ज़्यादा परहेज नहीं है, तो वो इधर भी आ सकते हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने एक चीज़ को साफ कर दिया है कि आपकी जो पार्टी का एजेंडा है वो नहीं चलेगा, कंसेंसस के साथ चलेगा। और जाहिर है कि इस बार शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाना पड़े, जो पिछले 10 साल में नहीं था। तो कहें तो ये लोकसभा चुनाव भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन ये द एंड नहीं है। विपक्ष के लिए भी बहुत सारी तमाम संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बाकी सर से हमने समझा कि इस बार का जनादेश क्या कहता है। तमाम हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, यूपी को लेकर बातचीत हुई, महाराष्ट्र को लेकर बात हुई, सीएम योगी पर भी हमने बातचीत कर ली। आप हमारी बातचीत पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, तो आप अपनी राय हमें बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। बहुत बहुत थैंक यू सर बातचीत के लिए।